साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के द्वारा जो राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी से संबंधित जो पीटी 365 नामक मैगजीन निकाली गई है उसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक के पॉलिटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स या जो भी घटनाक्रम है उसको यहाँ पर संकलित किया गया है। तो इसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अब आगे इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्य प्रणाली से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं उनके संबंध में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रश्नकाल की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आवर की। तो प्रश्न उठता है कि प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर चर्चा में क्यों रहा? तो सुर्खियों में इसलिए रहा कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण संसद के विगत मानसून सत्र के दौरान लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रश्नकाल और गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों को निलंबित कर दिया गया था। तो सबसे पहले हमें प्रश्नकाल के बारे में जानना चाहिए कि प्रश्नकाल क्या होता है। तो प्रश्नकाल के बारे में देखें तो यह संसद की बैठक का प्रथम घंटा होता है। यहाँ देखिए आरेख के माध्यम से दिखाया गया है, जो 11 बजे से 6 बजे तक जो इनकी बैठक चलती है उसमें जो पहला घंटा होता है 11 से 12 बजे का, उसे ही क्या कहते हैं, क्वेश्चन आवर कहते हैं। इसके बाद 12 से जो 1 बजे का बीच का टाइम होता है इसे जीरो आवर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रश्नकाल की बात कर रहे थे। तो यह संसद की बैठक का प्रथम घंटा होता है। इस दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से सरकारी कार्यकलापों और प्रशासन के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं तथा इस प्रक्रिया द्वारा उन्हें उनके मंत्रालयों अर्थात मंत्रियों को उनके मंत्रालयों की कार्यप्रणाली हेतु उत्तरदायी ठहराया जाता है। ठीक है, तो यदि अब थोड़ा सा बैक चलते हैं कि विगत वर्षों में देखें कि क्या प्रश्नकाल निलंबित हुए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि प्रश्नकाल को निलंबित किया गया है। प्रश्नकाल को इससे पहले सबसे पहले 1962 में, फिर 75 में, फिर 1976 में, 1991, 2004, 2009 के दौरान भी विभिन्न कारणों से निलंबित कर दिया गया था। प्रश्नकाल को प्रथम बार वर्ष 1962 के शीतकालीन सत्र के दौरान भारत चीन युद्ध के कारण निलंबित किया गया था। इसी प्रकार वर्ष 1971 के शीतकालीन सत्र में इसे पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण निलंबित कर दिया गया था। आपातकाल के दौरान भी संसद ने प्रश्नकाल के बिना 2 सत्रों का संचालन किया था, वर्ष 1975 का मानसून सत्र और वर्ष 1976 का शीतकालीन सत्र। अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि ये जो आपका क्वेश्चन आवर होता है प्रश्नकाल, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब प्रश्नों की कैटेगरी क्या है। तो इसमें एक प्रकार है तारांकित प्रश्न, स्टार्ट क्वेश्चन, उसमें स्टार लगा होता है। तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं इसके उत्तर जो मंत्री होगा, जो कह सकते हैं सरकार का जो वहाँ पे विधायक वो सांसद होगा, उसके द्वारा मौखिक उत्तर दिया जाता है। जो तारांकित प्रश्न होते हैं इसका सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है और इस पे अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जबकि जो अतारांकित प्रश्न होते हैं ये इसका उत्तर सदन में तुरंत नहीं दिया जाता, बल्कि इसका उत्तर बाद में लिखित में दिया जाता है और इसमें इसके अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। ये प्रश्नकाल आयोजित न होने की स्थिति में सभा की बैठक आरंभ होने के बाद इसको पूछा जाता है। निजी सदस्यों के लिए प्रश्न, क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स। तो निजी सदस्य को संबोधित कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं बशर्ते कि उस प्रश्न की विषय वस्तु निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक या संकल्प से संबंधित हो। मतलब कि यदि कोई निजी विधेयक, मतलब जो सरकार, निजी विधेयक का मतलब क्या होता है, ऐसा सदस्य जो सरकार के मंत्रिमंडल या जो मंत्री परिषद है उसमें शामिल नहीं है। वो सत्ता पक्ष का भी सदस्य हो सकता है और विपक्ष का भी सदस्य हो सकता है। तो यदि उसने कोई बिल लाया है तो उसे प्राइवेट बिल कहते हैं। तो यदि उससे संबंधित कोई यदि प्रश्न पूछा जाता है तो इसे निजी सदस्यों के लिए प्रश्न कहा जाएगा। अब इसमें एक और आता है आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन। तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में सभापति या जो अध्यक्ष होते हैं वो उनकी अनुमति पर इसको आयोजित किया जाता है। तो निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने के लिए सभापति या अध्यक्ष को 15 दिन की पूर्व सूचना देनी होती है। ये 15 दिन का जो टाइम पीरियड है इसे जो अध्यक्ष है या सभापति उसको कम कर सकते हैं। लोकसभा में प्रति व्यक्ति केवल 5 प्रश्न पर डे और राज्यसभा में प्रति व्यक्ति केवल 7 प्रश्न पर डे पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदन जो हैं अपने स्वयं के नियमों का पालन करते हैं जो उनके द्वारा स्वयं को नियंत्रित करने के लिए निर्मित किए गए हैं। देखिए वर्ष 1952 में 1952 में संसद की शुरुआत में लोकसभा के नियमों में प्रश्नकाल का प्रावधान किया गया था।
प्रश्नकाल का प्रावधान किया गया था, प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे ये। दूसरी ओर राज्यसभा में सप्ताह में 2 दिन प्रश्नकाल का प्रावधान किया गया था। कुछ महीनों के पश्चात इसे सप्ताह में 4 दिन में परिवर्तित कर दिया गया। तत्पश्चात वर्ष 1964 में सत्र के प्रत्येक दिन राज्यसभा में भी प्रश्नकाल संपन्न होने लगा। संसद में प्रश्न पूछने से पूर्व सदस्य को अध्यक्ष या सभापति की निर्धारित रीत के भीतर 15 दिन का नोटिस देना होता है और इस टाइम पीरियड को या इस अवधि को अध्यक्ष या सभापति के विवेक पर कम किया जा सकता है। दूसरा, प्रश्न के संबंध में स्वीकार्य जो सीमा है वो लोकसभा में प्रति व्यक्ति या प्रति सदस्य प्रतिदिन केवल 5 और राज्यसभा में प्रति सदस्य प्रतिदिन 7 प्रश्न ही पूछ सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं, शून्यकाल के बारे में देख लेते हैं। तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यह दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होता है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया। सामान्यतः महत्वपूर्ण विधेयकों, बजट और राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों पर चर्चा दोपहर 2 बजे से शुरू होती है, मतलब शून्यकाल के बाद, 0 आवर के बाद। शून्यकाल के दौरान मामलों को उठाने के इच्छुक सदस्यों को दैनिक सत्र, मतलब पर डे का सत्र आरंभ होने से पूर्व अध्यक्ष को नोटिस देने की आवश्यकता होती है। शून्यकाल भारत की संसद का एक नवाचार है, इनोवेशन है, और प्रश्नकाल के विपरीत यह प्रक्रिया के नियमों में उल्लिखित नहीं है। जैसे कि प्रश्नकाल जो है वो प्रक्रिया के नियमों में उल्लिखित है परंतु शून्यकाल का उल्लेख प्रक्रिया के नियमों में नहीं है। शून्यकाल वर्ष 1962 से अस्तित्व में है और जो प्रश्नकाल है वो जब से आपका ये 1992 से चालू होता है वहाँ से। सत्र के दौरान प्रत्येक दिन शून्यकाल होना अनिवार्य नहीं है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं संसदीय स्थायी समितियों के बारे में, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। तो चर्चा में यह इसलिए है क्योंकि महामारी के कारण संसदीय स्थायी समितियों के कार्यकाल की अधिकांश अवधि जो है वो व्यर्थ चली गई, क्योंकि बैठक ही नहीं हो पाई, तो जो काम उनको करना था वो कर नहीं पाए, तो व्यर्थ ही गई। इससे संबंधित जो तथ्य हैं, राज्यसभा के सभापति ने, ये चर्चा में इसलिए भी आया कि राज्यसभा के सभापति ने अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय ने सदन की समितियों या पैनलों के लिए 2 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की आवश्यकता को रेखांकित किया। वर्तमान में कितना कार्यकाल होता है? 1 वर्ष का होता है। इस प्रकार अग्रलिखित 2 विकल्पों पर ध्यान दिया जा रहा है। पहला है विकल्प यह है कि समितियों अर्थात पैनलों की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाए, अभी बढ़ा दी जाए, 1 वर्ष है ही है, 1 वर्ष और बढ़ा दी जाए। दूसरा विकल्प यह है कि 2 वर्ष के लिए निश्चित कार्यकाल के साथ नई समितियों का गठन किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष, अर्थात इन्हें 1 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। अब थोड़ा सा संसदीय समितियों के बारे में बात करें तो संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। स्थायी समितियां होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरी तदर्थ समितियां, एडहॉक कमेटी होती हैं। जो स्थायी समितियां होती हैं, समितियां प्रकृति में, नाम के अनुरूप स्थायी प्रकृति की होती हैं, जो प्रतिवर्ष गठित की जाती हैं, और ये जो होती हैं इनका कार्य अनवरत प्रकृति का होता है, मतलब एक का कार्यकाल पूरा हो फिर नई गठित की जाती हैं। तदर्थ समितियां जो होती हैं, एडहॉक कमेटियां, ये समितियां प्रकृति में अस्थायी होती हैं, क्योंकि इन्हें जो कार्य सौंपे जाते हैं उस कार्य को संपन्न होने के बाद इन समितियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इन समितियों की, चाहे स्थायी समितियां हो या तदर्थ समितियां हो, इन समितियों की संरचना, कार्यकाल आदि के बारे में कोई विशेष प्रावधान जो है वो भारत का संविधान में नहीं किया गया है। तो विशेष प्रावधान किए बिना भारत का संविधान विभिन्न स्थानों पर इन समितियों का उल्लेख करता है, मतलब संविधान में इन समितियों का उल्लेख है, परंतु इनकी संरचना क्या होगी, इनका कार्यकाल क्या होगा, इसके बारे में कोई उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। ऐसे में इन समितियों से संबंधित मामलों का निराकरण दोनों सदनों द्वारा निर्धारित नियमों या प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि संसदीय स्थायी समितियों के उद्देश्य क्या हैं? तो गहन समीक्षा अर्थात स्क्रूटनी करना और सरकारी जवाबदेही को सुनिश्चित करना तथा गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करना। कोई विधेयक जब यहाँ पर आती है तो उसकी स्क्रूटनी करना कि जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया गया है, या इसके जो विभिन्न पक्ष हैं उनको देखना, और साथ ही गैर पक्षपातपूर्ण, मतलब चूंकि इसमें हर पार्टी पक्ष विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं, तो यहाँ पार्टी फोरम से उठ करके कार्य किया जाता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए विपक्ष को सक्रिय भूमिका निभाने में यह सहायता करता है। साथ ही प्रासंगिक हितधारकों के साथ संलग्नता, मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी उस विषय से संबंधित स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनसे इस पर चर्चा की जाती है, उनकी राय इत्यादि ली जाती है। वित्तीय विवेक सुनिश्चित करना इत्यादि इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। संसदीय स्थायी समितियां 2 प्रमुख अनुच्छेदों से अपनी शक्तियां ग्रहण करती हैं। इनको जो शक्तियां मिलती हैं 2 प्रमुख अनुच्छेद हैं उसके लिए उत्तरदायी। पहला अनुच्छेद 105
ये क्या कहता है कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। वहीं अनुच्छेद 118 में जो है वो अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बनाने की संसद की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि ये जो समितियाँ होती हैं, इनकी जो अनुशंसाएँ होती हैं, जो रिकमेंडेशंस होती हैं, वो संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि इनकी रिकमेंडेशन संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्थायी समितियों के बारे में भी, स्टैंडिंग कमेटियों के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो स्थायी समितियों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों के प्रकृति के आधार पर उन्हें निम्नलिखित 6 वर्गों में या श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है विभागीय वित्तीय समितियां। इसमें मेनली 3 समितियां होती हैं, आपकी लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और सार्वजनिक उद्यम से संबंधित समितियां हैं। दूसरा विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां। तीसरा है जांच पड़ताल करने वाली समितियां। चौथा समीक्षा करने वाली और नियंत्रण रखने वाली समितियां। पांचवा है सभा के दैनिक, सभा अर्थात चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, सभा के दैनिक कार्य से संबंधित समितियां और सभा अर्थात राज्यसभा या लोकसभा के प्रबंध संबंधी समितियां या सेवा समितियां। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं लाभ के पद के बारे में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। यह चर्चा में इसलिए आया क्योंकि एक संसदीय समिति या पैनल ने लाभ के पद की परिभाषा पर अस्पष्टता के निवारणार्थ दीर्घकाल से लंबित संविधान संशोधन की मांग पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी है कि इस पर केंद्र की क्या प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि लाभ का पद है क्या। तो जैसा कि लाभ के पद को संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट PRA एक्ट 1951 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, तो इसे याद रखिएगा कि जो लाभ का पद है इसे ना ही संविधान में परिभाषित किया गया है, ना ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में परिभाषित किया गया है। किंतु विभिन्न न्यायालयों ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है कि यह कुछ कर्तव्यों के साथ एक ऐसा पद है जो न्यूनाधिक सार्वजनिक चरित्र का होगा। संक्षेप रूप में या सार रूप में यह है कि विधान निर्माता सांसदों और विधायकों को, जो विधान निर्माताओं को तत्कालीन सरकार पर भारित किसी भी दायित्व के बिना स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सक्षम होना चाहिए। इसका सार यही है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा जो प्रदत्त दिशा निर्देश या निर्णय है उसको भी देख लेते हैं। तो प्रदत्त बारदोलाई बनाम स्वपन रायवाद 2001 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यह निर्धारित करने के लिए 4 व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया कि ये आपका लाभ का पद है या नहीं, कि क्या कोई पद लाभ का पद है या नहीं, और उस पर संवैधानिक निर्भरता लागू होगी या नहीं। मतलब जो सदस्य है, चाहे राज्यसभा, चाहे संसद का हो, चाहे राज्य विधानसभा का, उसकी निर्भरता मतलब योग्यता, उसकी सदस्यता खत्म होगी या नहीं होगी। इसके लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित 4 व्यापक सिद्धांत जो हैं वो निम्न है। कौन कौन से? पहला, जो 4 व्यापक सिद्धांत है इनके आधार पर ही लाभ के पद को बताया जा सकता है कि लाभ का पद है या नहीं। पहला, कि क्या पदों पर नियुक्ति जो है वो पदस्थ व्यक्ति को हटाने और कार्य निष्पादन पर सरकार का नियंत्रण है। जिस पद पर वो बैठा, क्या वो सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है, उसको हटा सकता है, उसके कार्य निष्पादन को प्रभावित कर सकती है सरकार। क्या उस पद के लिए सरकार किसी पारिश्रमिक का भुगतान कर रही, मतलब वेतन इत्यादि कुछ दे रही, कुछ लाभ दे रही है। क्या पद जिस निकाय के अंतर्गत आता है उसमें सरकार की शक्तियां हैं, निहित हैं, मतलब कि उस निकाय को सरकार धन जारी कर सकती है, भूमि का आवंटन कर सकती है, लाइसेंस दे सकती है इत्यादि। क्या निकाय जिसमें पद धारण किया गया है संरक्षण के माध्यम से प्रभाव डालता है या शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इन 4 व्यापक सिद्धांतों के आधार पर लाभ के पद को कह सकते हैं परिभाषित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2006 में राज्यसभा से जया बच्चन की निर्भरता को बरकरार रखते हुए लाभ के पद को, जया बच्चन की निर्भरता मतलब उनकी सदस्यता चली गई थी, कि पद को निर्भरता को बरकरार रखते हुए लाभ के पद को अग्रलिखित प्रकार से परिभाषित किया। ऐसा पद जो किसी लाभ को प्राप्त करने अथवा मौद्रिक लाभ प्रदान करने में सक्षम हो, ऐसा नहीं कि मौद्रिक ही लाभ हो, किसी भी प्रकार का लाभ प्रदान करने में सक्षम हो, वो लाभ का पद कहलाएगा। इस प्रकार लाभ के पद वाले मामलों में लाभ का वास्तव में प्राप्त होना नहीं है, अपितु लाभ प्राप्त की संभावना ही निर्णायक कारक है। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट लाभ कोई मिल रहा है, पैसा रुपया मिल रहा है, इनडायरेक्टली भी यदि संभावना है तो भी लाभ के पद के अंतर्गत आएगा। संवैधानिक प्रावधान इसके बारे में जो है अनुच्छेद 102 का 1 और अनुच्छेद 191(1) के तहत एक सांसद, 102(1) में सांसद के बारे में है, 191(1) में विधायक के बारे में। तो इसके तहत एक सांसद या विधायक को केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई भी पद ग्रहण करने से प्रतिबंधित किया गया है।
इन दोनों अनुच्छेदों के माध्यम से। जो प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, PRA एक्ट 1951 के तहत लाभ का पद धारण करना निर्भरता का आधार, मतलब उनकी जो सदस्यता है उसको खत्म करने का एक अधिकार आधार है। इसके आधार पर सदस्यता चली जा सकती है। लाभ का पद संबंधी कानून संविधान की मूल विशेषता अर्थात विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कार्यान्वित करना चाहता है। मतलब ये एक प्रकार से उनका जो पृथक्करण है उसको करने का कार्य करता है। विधिक प्रावधान की बात करें तो संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 में ऐसे कई पदों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें निर्भरता या अयोग्यता से मुक्त रखा गया है। अब राज्यसभा निर्वाचन की बात कर लेते हैं। सुर्खियों में इसलिए कि हाल ही में 8 राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। तो थोड़ा सा निर्वाचन कैसा होता है इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रावधान है कि ये जो राज्यसभा होती है एक स्थायी प्रकार की स्थायी निकाय होती है, किंतु इसके 1/3 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो जो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं उनके लिए फिर से उन सीटों को भरने के लिए चुनाव कराया जाता है। तो इनको निर्वाचित कौन करता है, इनको चुनता कौन है? तो इनको राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेटेड नहीं, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वही चुनते हैं। विधि क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है। और संवैधानिक आधार जो है वो 4वीं अनुसूची में जो है जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की गई है। अनुच्छेद 80 में इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 250 होगी, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट अर्थात नॉमिनेट किए जाते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। यदि किसी सीट के लिए उपचुनाव होता है तो निर्वाचित सदस्य उस सीट के शेष बचे कार्यकाल के लिए राज्यसभा का सदस्य होना बना रहेगा। मतलब कि 6 साल का कार्यकाल होता है। यदि कोई राज्यसभा सांसद वो 5 साल में ही किसी वजह से हट जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो 1 साल का शेष कार्यकाल है उसके लिए चुनाव होगा। जो उस जगह पर उस सीट के लिए जो निर्वाचित होकर आएगा वो उसका कार्यकाल 1 वर्ष ही होगा, ना कि 6 वर्ष। अनुच्छेद 84 के तहत सदस्यता है जो इसमें अर्हता दी गई है, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। तो याद रखिएगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा में 25 वर्ष है। संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएं भी आपको पूरी करनी होंगी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो सुर्खियां रही हैं उनको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 164 1A, इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रावधान को संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। यह तर्क दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद की वर्तमान सदस्य संख्या अनुच्छेद 164 1A द्वारा निर्धारित 15% की सीमा से अधिक आता है। यह अनुच्छेद 164 1A के उल्लंघन के समान है। विशेषाधिकार हनन, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अर्णव गोस्वामी को विशेषाधिकार हनन के मामले में राहत प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण अर्णव गोस्वामी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया था। सांसदों या संसद अनुच्छेद 105 के तहत या विधायकों या राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों अनुच्छेद 194 के अंतर्गत यहाँ पे विशेषाधिकारों का चर्चा की गई को प्रदत्त विशेषाधिकारों के अतिक्रमण को विशेषाधिकार हनन के रूप में संदर्भित किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो विशेषाधिकार दिए गए उनका हनन होता है तो ये विशेषाधिकार हनन के अंतर्गत आएगा। ऐसा कोई भी कृत्य जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यप्रणाली में बाधा या अवरोध उत्पन्न करता हो उसे विशेषाधिकार हनन माना जाता है। चूंकि इस संबंध में संसद द्वारा अधिनियमित कोई कानून मौजूद नहीं है, इसलिए विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामले में ब्रिटिश संसदीय परंपराओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड अर्थात MP लैंड जिसे कहते हैं। तो देखिए संसद सदस्यों ने सरकार से वर्ष 2018 और 2019 में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधि जारी करने का आग्रह किया है। ज्ञातव्य है कि इन परियोजनाओं को कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित कर दिया गया था। MP लैंड योजना केंद्र सरकार की एक योजना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जिला कलेक्टर को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को आरंभ करने के लिए अनुशंसा कर सकता है, रिकमेंडेशन कर सकता है। ठीक है, और इसको 1993 में चालू किया गया था। सांसदों को प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए MP लैंड्स में न्यूनतम 15% और अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए 7.5% लागत वाले कार्यों की अनुशंसा करना अनिवार्य है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। महान्यायवादी के कार्यकाल में 1 वर्ष के लिए विस्तार, अटॉर्नी जनरल
टेन्योर एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। राष्ट्रपति ने के वेणुगोपाल को महान्यायवादी के रूप में 1 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त किया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता होनी चाहिए। महान्यायवादी के पद का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। यह राष्ट्रपति के प्रसादोपरांत अपने पद पर बने रह सकता है। उसे संसद के दोनों सदनों की कार्रवाइयों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, परंतु मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।